हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम पढ़ेंगे जो क्लास 10th का क्या है एसएसटी है, उसका आज हम हल करेंगे अनसॉल्व नंबर 2। ठीक, जो कि आपका बीवाई है 2022 का ये अनसॉल्व चल रहा है। 2022 में जितने अनसॉल्व हो गए उन सभी को एक एक करके मैं आपको सभी को हल कराऊंगा। ये आपका अनसॉल्व आपका जो पैटर्न है वो तो बदल गया होगा, लेकिन जो आपके प्रश्न है वो तो वही है। तो आप क्या करिए, केवल केवल प्रश्न को पढ़ने का काम करिए, बाकी से अपने आप हो जाएगा। ठीक, क्या करेंगे, इस अनसॉल्व को हल करेंगे। फिर पहले क्या करेंगे, पहले खंड का वाले को हल कर लेंगे, उसके बाद खंड खा वाले को हल करेंगे। खंड का के अंतर्गत आपका जो है वह हिस्ट्री है और आपका पॉलिटी है। जो खंड खा के अंतर्गत आता है वो आपका इकोनॉमी है और आपका ज्योग्राफी है। तो खंड का को क्या करेंगे, इस खंड का को हम आज हल करने का प्रयास करेंगे। तो बहुविकल्पीय हो, चाहे अत्वगुत्तरीय हो, चाहे लघुत्तरीय हो, चाहे मैपिंग हो, इन सभी को आज हम हल करेंगे। ठीक, तो पहला आपका क्या है, बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय है, अगर आप चाहें तो इन सभी प्रश्नों को नोट कर सकते हैं और नोट करने के बाद इनकी आप बखूबी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है, आप अपना सेट निकाल लीजिए और आपके पास सेट अगर ना हो तो मैं प्रश्न को लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप उसे लिखेंगे और समझेंगे। पहला इसमें क्या है, पहला है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की जो क्रांति है वो कब हुई थी? तो आप सभी को पता है फ्रांस की क्रांति के बारे में आप तो कूट कूट के जानते होंगे, क्योंकि सबसे पहला चैप्टर है, 9th में भी आप पढ़े होंगे और 10th में भी आप पढ़े होंगे। ठीक, तो फ्रांस की क्रांति से किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो आपका आंख मूंद लिखना है 1789। अगर डेट पूछता है तो लिख देना आप 5 मई। 5 मई 1789 में क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुई थी। एक आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। इसमें ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका 2। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 इसमें दिया गया है कि पहला कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1989 में 5 मई को हुई थी। आपका जो दूसरा प्रश्न भी दिया गया है कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में शिक्षक दिवस, भारत में शिक्षक दिवस, तो भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को। कब? 5 सितंबर को। अगर पूछ ले किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है तो आपके एक व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधा कृष्णन। सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जो कि भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति बने थे, उनके जन्मदिन पर ही क्या मनाया जाता है, आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या होगा, सही होगा। ये 3 नंबर में क्या लिखा है, 5 सितंबर लिखा है, यह आपका सही होगा। 3 वाला क्वेश्चन आपका क्या है, 3 वाला है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। यानी कुल मिला के कि भारत का राष्ट्रपिता या भारत के राष्ट्रपिता किनको कहा जाता है। तो भारत के राष्ट्रपिता आप सबको पता होगा कि महात्मा गांधी जी को ही राष्ट्रपिता कहा जाता है। अगर पूछ ले कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो आपके सुभाष चंद्र बोस, कौन से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। लेकिन अगर पूछ ले कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि थी, तो महात्मा गांधी जी ने भी इनको गुरुदेव की उपाधि दी थी। इसमें आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर का वाला सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर का वाला, यानी कि पहला सही होगा। आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, आपका 4 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। संयुक्त राष्ट्र संघ को इंग्लिश में कहते हैं यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो आप कहाँ पे है, वो आपके है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। ठीक, देखा जाए यूएनओ में कुल 193 देश, कितने 193 देश शामिल हैं। 193 जो देश है, अंतिम वाला जो 193वां देश है,
उसका नाम है दक्षिणी सूडान। क्या नाम है? दक्षिणी सूडान। ठीक, इससे कुछ प्रश्न बन गए। ठीक, तो इसमें जो लिखा है न्यूयॉर्क, ये ऑप्शन नंबर आपका खा वाला है। ठीक, आप लगा लेंगे। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है? पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, उस कांग्रेस की जो स्थापना है वह कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको पता होना चाहिए कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। सबसे पहले इसका जो मुख्यालय मतलब अधिवेशन हुआ था, ये मुंबई में हुआ था। क्या हुआ था? मुंबई में हुआ था। अगर देखा जाए इसकी जो स्थापना किए थे, स्थापना करने वाले अंग्रेज थे ए.ओ. ह्यूम थे। और सबसे पहले जो अध्यक्षता की थी, अध्यक्षता जो किया था वह थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक, तो इन 4-5 प्रश्न आपसे हो गए, मतलब इस वाले प्रश्न से 4-5 और उत्तर निकल के चले जाए, आप इनको भी नोट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है कि लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? जो आपका 6वां क्वेश्चन है, जो आपका ये वाला सही होगा, ये आपका सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इसमें? सही होगा। 1885 ऑप्शन नंबर 1 में ही लिखा गया। उसके बाद है भारतीय संविधान भारत में कब लागू हुआ? तो भारत में देखा जाए, भारत में जो लिखित संविधान है, भारत में जो लिखित संविधान है वह आपका 26 जनवरी, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं नीचे नहीं दे रहा हूँ, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को ये क्या होता? भारत देश में संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। ठीक, तो इसी दिन क्या होता? हमारा संविधान लागू हुआ था। अगर देखा जाए संविधान जो बनकर तैयार हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को ही संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था। लेकिन ये घटना है आपके 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर सबसे पहले बार देश को आजादी करने का जो महोत्सव था वो मनाया था। यानी कि भारत में पहली बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, और आगे ही से मनाया जाने लगा। लेकिन अंतिम में क्या हुआ? जो संविधान बन गया, तो जब भारत संविधान बना कब? 26 नवंबर 1950 को, और अंग्रेज जो थे वे भारत को आजाद किए 15 अगस्त 1947 को। अब देखा जाए तो दोनों प्रकार के डेट मैच नहीं करता है, संविधान को यहाँ पे रोक दिया गया और पुराने स्वाधीनता दिवस पे ही, पुरानी स्वतंत्रता दिवस पे ही आपका संविधान लागू हो गया, और इसे ही गणतंत्र दिवस के रूप में आज हमारे देश में मनाया जाता है। ठीक, सारी कहानी है, किसी दिन पढ़ा देंगे। उसमें लिखा है ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसमें घा वाला आपका क्या होगा? सही होगा। तो सारे प्रश्न हो गए। पहला फ्रांस क्रांति 1889 5 मई को हुआ था। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। भारत की राष्ट्रपिता कौन है, यानी कि भारत की राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? तो महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा जी को महात्मा की उपाधि दी थी। उसके बाद क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है कहाँ पे है? तो आपके न्यूयॉर्क में है। अगर पूछ ले इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो 1945 में ही यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसमें कितने देश हैं? तो इसमें 193 देश है। ठीक, देखा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? मुंबई में हुई थी। देखा जाए इसकी स्थापना कौन किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था, और सबसे पहली बार इसकी अध्यक्षता जो किया था वो किए थे कौन? व्योमचंद बनर्जी। उसके बाद क्या है? भारत में लिखित संविधान कब लागू हुआ? तो भारत में लिखित संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन ये हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न एक थे, इससे हमने 4-5 क्वेश्चन बना लिया। उसके बाद क्या है? हम इसके आगे हल करेंगे अत लघुत्तरीय प्रश्न को। ठीक, अगर कोई चाहता हो इसे नोट कर सकता हो, अगर चाहता हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता हो। बाकी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब आपका होगा, अब क्या होगा आपका? अत लघुत्तरीय प्रश्न। क्या होगा अब आपका? अत लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक, आपका
आपका सिलेबस तो चेंज हो चुका है, लेकिन आप इसमें घबराएंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो नहीं कटा है, केवल क्या हुआ है, सिलेबस तो बदला है। तो क्या करेंगे, अगर ऐसे ऐसे पढ़ेंगे तो शायद क्या होगा, हमारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा हम नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक, तो आपका क्या है, अति लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला है कि भारत में किन्हीं दो पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। एक बार देख लूं, क्या है, भारत के किन्हीं दो पड़ोसी देशों के नाम लिखो। तो भारत के पड़ोसी देश तो भैया 10 हैं। 3 क्या है, 3 जलीय हैं और 7 क्या है, स्थलीय हैं। तो स्थलीय का नाम यहाँ लिखा है, भारत के 2 पड़ोसी देश। तो आप लिख सकते हैं, आपका जो परम दुश्मन है पाकिस्तान, तो एक नाम आप पाकिस्तान, सबको याद होगा, पाकिस्तान लिख लेना। एक आप लिख सकते हैं चाइना को, अन्यथा आपका नेपाल भी है, आपका भूटान भी है, आपका म्यांमार भी है, आपका बांग्लादेश भी है, उसके बाद आपका श्रीलंका भी है। आप जिसको चाहें उसको लिख सकते हैं। ठीक, मैंने आपको मतलब इसमें जो कहा गया मैंने आपको 4-5 बता दिया, आप लिख सकते हैं किसी चीज किनका भी। ठीक, दूसरा क्या है कि भारतीय विदेशी नीति के 2 सिद्धांत बताइए। भारतीय विदेशी नीति यानी कि भारत का विदेशों के साथ, भारत की विदेश नीति को बताइए। भारत के विदेश नीति कितनी, 2 को बताना है। तो भारत की विदेश नीति यह है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व शांति को, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व शांति को बनाए रखना है। ठीक, हमें किसी भी देश से वाद विवाद नहीं करना है, किसी भी देश से कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, केवल शांति प्रिय सुरक्षा से हमें क्या करना है, विदेशों में हर एक चीज को आवागमन या हर एक चीज यानी कि मित्र संबंध बनाना है। तो पहली बात है। दूसरी बात क्या है कि जो रंग भेद की भावना, क्या रंग भेद की भावना है, उस रंग भेद की भावना को हमको नहीं करना है। यानी कि भारत के अलावा जो देश हैं, कहीं पे काले लोग होते हैं, कहीं पे गोरे लोग होते हैं, हमें उनके साथ कुछ भेदभाव नहीं करना है। एक अच्छे व्यक्ति की तरह मानवता से उनका साथ देना है और उनके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करना है। तो भारत की रंग भेद की भावना नहीं करनी। ठीक, यानी कि उसके खिलाफ होना चाहिए। ठीक, तो भारत की आपकी 2 क्या है, 2 विदेशी नीतियां हो गई। आप चाहे ले सकते हैं, और भी बहुत सारी हैं कि आप हर एक देश के अच्छे मित्र संबंध रखें, हर एक देश को अच्छा माने। ठीक, वहां पे जाए, अनेक प्रकार की आप चीजों को ले सकते हैं। आप इतने समझदार हैं। ठीक, इसमें जो तीसरा प्रश्न दिया गया है, तीसरा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। यानी कि यूएनओ के 2 अस्थायी सदस्यों के नाम, 2 अस्थायी सदस्य देशों के नाम लिखना है। तो आपके टोटल 6 देश हैं। कितने हैं, 6 ऐसे हैं जो अस्थायी रूप से हैं, बाकी जितने हैं वो सब अस्थायी रूप से हैं। ठीक, इसमें आपका ये लिख सकते हैं आप अमेरिका को, ये लिख सकते हैं आप ब्रिटेन को, इसमें रूस भी है, इसमें ब्राजील भी है, इसमें चाइना भी है। यानी कि तमाम प्रकार के जो देश हैं ये सब क्या हैं, इसके अस्थायी सदस्य हैं। लेकिन 2 का मैंने आपको 3-4 लिख दिया, आप जिसको चाहें उसको लिख सकते हैं। ठीक, आपका जो अब स्टार्ट हुआ, अब आपका हो रहा है क्या, लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या हो रहा है, लघु उत्तरीय प्रश्न आपका क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो आप इसको कर सकते हैं, भारत के 2 पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह वगैरह हैं। भारत की विदेश नीति 2 लिखिए, एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बनाना है और एक शांति को बनाए रखना है। दूसरा है रंग भेद की भावना को एकदम नष्ट करना। ठीक, यूएनओ को 2 अस्थायी सदस्य 6 टोटल है। आपका है एक यूएसए, एक ब्रिटेन, रूस भी है, ब्राजील भी है, चाइना भी है। आप ले सकते हैं किसी को भी। ठीक, अब आपका क्या है, अब आपका शुरू हो रहा है केवल लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। अगर इसको कोई लिखना चाहता हो तो लिख सकता है, अन्यथा मैं इसको भेज कर रहा हूँ। कोई बड़ी चीज है नहीं, अगर आप इसमें चाहें तो बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। कोई कठिन विषय है नहीं, केवल समझने की बात है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। ठीक, इसमें आपका 4 दिया गया है, मैं 4 को बताऊंगा, आपकी जो इच्छा होगी आप करना। ठीक, तो इसमें पहला आपका क्या है, पहला है कि भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के 3 कारण। क्या 3 कारण।
अब भारत छोड़ो आंदोलन देखा जाए तो वह स्टार्ट हुआ था 1942 में। कब? 1942 में स्टार्ट हुआ था। महात्मा गांधी जी ने इसकी स्टार्टअप की थी, यानी कि इसकी शुरुआत की थी। महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? इसका शुरुआत किया था। ठीक, तो पहला कारण क्या था शुरुआत होने का? तो पहला कारण यह था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है, क्या द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होना चाहिए? द्वितीय विश्व युद्ध क्या है? इसका प्रमुख कारण है। अब दूसरा विश्व युद्ध प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि पहले विश्व युद्ध में जो अंग्रेज थे वे कहते थे भारतीयों से कि आप अगर हमारे साथ हमारे देश चल के जो हम युद्ध लड़ रहे हैं उसमें आप हमें सहायता करेंगे तो मैं आपको देश को आजाद कर दूंगा। ठीक, वही चाल क्या चली? वही चाल दूसरे विश्व युद्ध में गई, लेकिन इस बार महात्मा गांधी जी आ गए थे। उन्होंने अंग्रेजों को एकदम से दौड़ा के मारने का काम शुरू किया, जिससे क्या हुआ? यानी कि अब दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ कि जब अंग्रेज फिर इस नीति को अपनाए कि चलिए आप हमारे साथ दीजिए और साथ देने के बाद मैं जब जीत जाऊंगा तो आपके देश को आजाद कर दूंगा। लेकिन इस बार महात्मा गांधी जी थे वे सब सारा किस्सा बुझ गए और बुझ जाने के कारण वे अंग्रेजों का साथ नहीं दिए और उनके खिलाफ, बल्कि उनके खिलाफ क्या कर दिए? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिए। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध अगर ना होता तो महात्मा गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन ना करते। ठीक, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि ये आपका क्या आया था? क्रिस प्रस्ताव। क्या? क्रिस प्रस्ताव की असफलता। यह क्रिस प्रस्ताव का था क्योंकि एक व्यक्ति थे आपके स्टेफोर्ड क्रिस क्या थे? ये एक ऐसे व्यक्ति थे क्योंकि भाई संविधान के जानकार थे। इन्होंने भारत देश में आया संविधान के निर्माण के बारे में, यानी कि भारत देश को आजाद करना है, उसके संविधान का निर्माण करना है। लेकिन क्या किया? वे आए संविधान के निर्माण के दृष्टिकोण से, लेकिन संविधान के निर्माण की बात की नहीं, बल्कि उन्होंने कांग्रेस से समझौता किया कि देश की स्थिति, मतलब भारत देश की स्थिति कैसी है और लोगों की स्थिति कैसी है, भारत देश को यानी कुल मिला के संविधान की बात उन्होंने नहीं किया। जिससे क्या हो गया? पूरी तरीके से उनका विरोध होने लगा। जब विरोध होने लगा, इसी के विरोध में क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। ठीक, तो दूसरा था। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका अगस्त प्रस्ताव की निराशा। अगस्त प्रस्ताव की क्या निराशा? यह क्या था? क्योंकि 1940 में जो समय आपके वायसराय थे वे थे लॉर्ड लिंगलिथगो थे। उसमें कौन थे? लिंगलिथगो थे। इन्होंने क्या किया था कि 1 अगस्त 1940 में एक प्रस्ताव किया था, जो कि ये जो दूसरे विश्व युद्ध है उस द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेसों के लिए कुछ न कुछ ऐसी चीजें उसने डिसाइड किया था, लेकिन उस डिसाइड को उन्होंने स्वीकार नहीं कराया, यानी कि सरकार की तरफ से उसको मान्यता नहीं दिलाई। और जब मान्यता नहीं दिलाई तो अगस्त प्रस्ताव क्या हो गया? एकदम से रद्द हो गया। जिसके कारण क्या हुआ? महात्मा गांधी जी के साथ कुछ और जो नेता थे कांग्रेसी, उन्होंने क्या किया? इसलिए नीति को जैसा क्या है अथवा क्वेश्चन है। अथवा क्वेश्चन में क्या है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के किन्हीं 3 दशाओं को बताइए। इसमें क्या है? पहले बात सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है? सरकार का अच्छे तरीके से हर एक क्षेत्र में, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे कोई स्थानीय सरकार हो या क्षेत्रीय सरकार हो, उन सभी में क्या होना चाहिए कि सरकार का बंटवारा होना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र की आत्मा ही कहा गया किसको? सत्ता की साझेदारी को। जिससे क्या होगा? आपका लोकतंत्र क्या रहेगा? अच्छे से एकदम से सफल रहेगा। यानी कि लोकतंत्र की सफलता का जो प्रमुख कारण है ये सत्ता की साझेदारी है। सफलता का जो अच्छा कारण माना जाता है आपका सत्ता की साझेदारी। उसके बाद क्या है? इसमें 3 बताना है। तो पहले यह हो गया। दूसरा बात क्या है कि अगर किसी भी देश में क्या रहेगा? धर्मनिरपेक्षता रहेगा तो इससे क्या होगा? वह लोकतंत्र की व्यवस्था अच्छे तरीके से मेंटेन रहेगी। अगर धर्मनिरपेक्षता नहीं रहेगा, किसी एक धर्म की मान्यता मिलेगी, तो क्या हो जाएगा कि हमेशा लोकतंत्र हमेशा विफल हो जाएगा। क्योंकि जब सांप्रदायिकता हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, इस्लाम अलग, हिंदू अलग, सिख अलग, यहूदी अलग अलग हो जाएंगे, तो क्या हो? मतलब सब
अलग अलग हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, लोकतंत्र का एकदम विनाश होना आवश्यक है। यानी कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसका प्रमुख सफलता का कारण है। उसके बाद क्या है आपका तीसरा, वैध कानून, यानी कि वैध शासन। क्या है, वैध शासन। वैध शासन का मतलब क्या है, जितने भी वर्ग के लोग हैं, चाहे छोटे हो, बड़े हो, पिछड़ी हो, कुछ भी जातियां हो, इन सभी जातियों पे एक समान कानून, हर एक व्यक्ति की एक समान गरिमा अगर है तो लोकतंत्र हमेशा बना रहेगा। अगर इसमें से किसी भी के मान सम्मान में या किसी के ऊपर हिंसा या अत्याचार या शोषण होगा, जो लोकतंत्र है वह पूर्णतः विफल हो जाएगा। नहीं, सफलता के लिए क्या होना चाहिए, सत्ता की साझेदारी होना चाहिए, देश में धर्मनिरपेक्षता होना चाहिए, उसके बाद वैध शासन होना चाहिए। उसके बाद अनेक प्रकार कारण है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम करते हैं। ठीक, तो आप इन दोनों प्रश्नों को अगर चाहें तो लिख सकते हैं। अंतर में इसको इरेज करके अगला वाला आपको बता रहा हूँ। ठीक, अगला वाला क्या है आपकी, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारणों को बताइए। यानी कि असहयोग जो आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा, यह किन कारणों से शुरू हुआ था, इन कारणों को आपको बताना है। ठीक, उसके बाद इसमें अथवा भी एक क्वेश्चन है। अथवा में दिया गया है प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों को। जब प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 1918 के बीच हुआ था, उस युद्ध के किन्हीं 3 कारणों को बताइए। ठीक, पहला आपका क्या है, मतलब इसी का जो लघु उत्तरीय है आपका, इसका जो 11 नंबर क्वेश्चन है वह असहयोग, क्या, असहयोग आंदोलन के कारण बताइए। यानी कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो किन कारणों से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, इनको बताना है। तो पहला आप देख सकते हैं कि आपका जलियांवाला बाग, क्या, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड से, जलियांवाला बाग हत्याकांड से शुरू हुआ था। दूसरे बात आपका क्या है, दूसरा बात आपका है कि जो आपका रोलैक्ट एक्ट आया था, उन्हीं कारणों से। एक क्या है, पूर्णता स्वराज के लिए, या दूसरा देखा जाए तो ब्रिटिश का बहिष्कार करने के लिए। यानी कि ब्रिटेन वालों को यहाँ से बाहर बहिष्कार करने के लिए क्या किया था, इस असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया गया था। 1920 में क्या हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन यह 5 फरवरी जो 1922 को आपके गोरखपुर में चौरी चौरा जो हत्याकांड हुई थी, जो घटना हुई थी, उस घटना से महात्मा गांधी जी ने क्या किया, इससे एकदम टूट के क्या किया, इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। यानी कि आपको अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड जानना है, उसके बाद रोलैक्ट एक्ट जानना है, तो हमारे जो यूट्यूब है उस चैनल चले जाइएगा, तो आपको इन सभी घटनाओं के बारे में पूर्णतः अच्छे तरीके से बताया गया। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है, अगर इन सभी को अगर हम पूर्णतः स्पष्ट तरीके से बताएंगे तो वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी। ठीक, तो आप लिख सकते हैं जो इसका अथवा वाला क्वेश्चन है 11 का, अथवा वाला क्वेश्चन क्या है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, कब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में जो परिणाम निकल के आए थे, उन्हीं किन्हीं 3 परिणामों को आपको लिखना है। तो पहला आपका परिणाम क्या था, परिणाम इसका यह था कि जो है विज्ञान हो चाहे कला हो चाहे संस्कृति हो, चाहे विज्ञान हो चाहे कला हो चाहे संस्कृति हो, इन सब का एक तरीके से पूर्णतः नाश हुआ था। लेकिन देखा जाए जब नाश हुआ तो इनके बनने की एक नई तकनीकी भी सामने आई थी। यानी कि देखा जाए चाहे विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे कला के क्षेत्र में, चाहे संस्कृति के क्षेत्र में, देखा जाए जब युद्ध हुआ था, युद्ध हुआ कब था आपका, 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 तक के पूर्णतः चला था। ठीक, उसके बाद वर्साई की संधि 1919 में हुई थी, जिससे युद्ध खत्म हो गया था। लेकिन इसका परिणाम निकल के क्या आया, परिणाम निकल के आया जो कला था, संस्कृति था, आपका विज्ञान था, इनका देखा जाए तो पूरी तरीके से एकदम खराब स्थिति हो गई थी। लेकिन जब खराब स्थिति हुई तो लोगों ने ध्यान दिया, और ध्यान देने के बाद एक नए प्रकार की तकनीकी, एक नए प्रकार की कला और एक नए प्रकार की संस्कृति का वहां पे निर्माण हुआ। तो इसका क्या था, एक परिणाम था, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, जनशक्ति की हानि, क्या, जनशक्ति की हानि।
जनशक्ति का हानि का मतलब क्या है कि लोग बहुत सारे, अब भाई विश्व युद्ध हुआ था तक एक देश में इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, अनेक सारे देश में सम्मिलित रहेंगे। जब अनेक सारे देश में सम्मिलित रहेंगे तो देश में जो लोग हैं वो तो मारे जाएंगे। यहाँ पे अच्छे खासे व्यक्ति मारे गए, उसके साथ देखा जाए तो यहाँ पे काफी मात्रा में धन, काफी मात्रा में सामानों का क्या हुआ, नुकसान हुआ, जो कि इसका क्या था, एक प्रमुख कारण, यानी कि एक प्रमुख क्या था, देखा जाए एक प्रमुख इसका परिणाम था। दूसरा बात क्या है, राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना का जन्म, राष्ट्रीयता की भावना का विकास या वृद्धि। देखा जाए तो इससे पहले क्या थे, इससे पहले लोग एक देश दूसरे देश के मतलब नहीं रखते थे, यानी कि देश रहे चाहे न रहे उनका कोई मतलब नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब विश्व युद्ध होना प्रारंभ हुआ या विश्व युद्ध होने लगा तो इसका परिणाम निकल के आया कि हम जाएंगे कहाँ, जो लोग घर में रहते हैं हम जाएंगे कहाँ। तो लोग क्या करने लगे, अपने देश के लिए राष्ट्रीयता की भावना को जन्म देने लगे, जिससे क्या होने लगा, जो विश्व युद्ध था ये काफी लंबे समय तक खिंच गया। इसके कारण क्या हुआ, अनेक परिणामों से, अनेक प्रकार से हमें समस्या का सामना करना पड़ा।